Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. देखिए लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया था, बस एक छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ है, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट करवाता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टॉपिक जो हमने करा था दैट वाज सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के दो कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। हमने उन दोनों की प्रिपरेशंस देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ KMNO4 and K2Cr27 was that they both act as powerful oxidizing agents। हमने देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है, और पोटेशियम परमैंगनेट तीनों मीडियम में एक्ट कर सकता है, एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल, लेकिन हर मीडियम में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट उसका एसिडिक मीडियम में होता है जब वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन और बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट वो तीनों मीडियम में एक्ट कर सकता है। मैंने आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स और यूजेस भी करवा दिए थे। उस टॉपिक के साथ हमारा डी ब्लॉक में जो कुछ पढ़ना था हमें कंप्लीट हो गया। अब हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमें दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं मेनली, और बहुत छोटा सा पोर्शन है, अभी हमारा आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए देखिए, बिफोर वी स्टार्ट विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले एक एलिमेंट का सिंबल मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, आप देखकर बताइए क्या इस एलिमेंट का नाम आप में से किसी को मालूम है? एनडी, किसी को मालूम है एनडी कौन सा एलिमेंट होता है? नियोडाइमियम। नियोडाइमियम एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 60। आपको सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखानी है मुझे। 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके 60 तक पहुंचिए। सब लोग लिखिए, अभी मैं पूछता हूं आपसे, सब लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। विवेक एंड ईवा, मैंने एलिमेंट दिया है नियोडाइमियम 60, आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ओके सर। करिए आप लोगों ने, जिसने करी हैंड रेस कर दीजिएगा। मैंने बोर्ड पे आपकी हेल्प के लिए आफबाउस प्रिंसिपल का शॉर्टकट स्पाइरल डायग्राम भी बना रखा है। आप इसे यूज कर देखिए कि 60 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक भरे जाएंगे।
सर 4F4 4F4 बोल रहे हैं? यस सर। और सब करिए। लास्ट के दो सबशेल्स बताइए आकृति। सर 6s2 4f4। बिल्कुल ठीक है श्रेया, आपका भी आंसर मैंने देख लिया। तो आप देखिए 6s2 4f4 और सभी लोग चेक करिए किसी का गलत तो नहीं हुआ। आप देखिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखवाई है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि एफ ब्लॉक को हम डिफाइन कैसे करें। आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? बताओ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6। इसका मतलब नियोडायमियम में वैलेंस शेल 6 है, लेकिन क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन 6 के एफ में जाता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर। वो 5 के एफ में भी नहीं जा रहा, वो 4 के एफ में जा रहा है। यानी कि वैलेंस में नहीं जा रहा, पेनल्टीमेट में भी नहीं जा रहा, एंटी पेनल्टीमेट में जा रहा है। एंटी पेनल्टीमेट मतलब थर्ड लास्ट, ठीक है? तो ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि अगर n इज द वैलेंस शेल तो n-2 के f में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो हम उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो डेफिनेशन पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबशेल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले तो मुझे बताइए डेफिनेशन अच्छी तरह सबको समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. All those elements in which the last electron enters the F subshell of the anti-penultimate shell are called F block elements. और ये याद रखिएगा the periodic table contain total of कितने F block element होते हैं पूरे periodic table में? In all 28 F block elements can be accommodated in periodic table. पूरे periodic table में सिर्फ और सिर्फ 28 F block elements के accommodation की जगह होती है और वो 28 के 28 डिस्कवर हो चुके हैं, कोई भी अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं बचा। आप देखो ये क्वांटम नंबर के हिसाब से जो हमने स्पाइरल डायग्राम बना रखा है बोर्ड पे, देखिए सब लोग, इसमें सिर्फ 4th शेल के अंदर एफ होता है और 5 के अंदर एफ होता है। 6 के अंदर एफ नहीं होता, 7 के अंदर एफ नहीं होता, सिर्फ 4 और 5 के अंदर होता है। और एक एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 14 एलिमेंट्स और 5f में 14 एलिमेंट्स, तो 14 इसके टोटल 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जगह होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, देयर आर 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल व्हिच हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। दो हॉरिजॉन्टल सीरीज में डिवाइड कर रखा है हमने। पहले जो 4f शेल के 14 एलिमेंट्स होते हैं 4f के, उन्हें बोलते हैं हम लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स भी बोल सकते हो। लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स एक ही बात है। और 5f सीरीज के एलिमेंट्स को एक्टेनाइड्स या एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। देखिए, हमें 2-3 बेसिक चीजें समझनी है। इससे पहले कि हम इनके बारे में डिटेल पढ़ना स्टार्ट करें, हमें 2-3 बेसिक चीजें समझनी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम 4f और 5f के एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर नेम्ड एज लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। दूसरा, हमें ये भी समझना है कि ये जो 4f और 5f के एलिमेंट्स होते हैं, ये एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों रखे होते हैं। मतलब आप देखेंगे मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नहीं होते, इन्हें पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल के अलग से नीचे रखा हुआ है। तो इन्हें अलग से बाहर निकाल के क्यों रखा हुआ है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो आपस में अटैच्ड होते हैं, मेन बॉडी के अंदर होते हैं। तो एफ ब्लॉक मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं है? व्हाई इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि इन्हें बाहर क्यों निकाल के रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, ये जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 4f एज वेल एज 5f के, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो व्हाई डू वी कॉल देम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? तो 3 चीजें समझा रहा हूं मैं अभी आपको। एक तो इन्हें इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, दूसरा इन्हें एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं, और तीसरा ये मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखे गए हैं, व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन फ्रेम और द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, तीन चीजें हमें क्या समझनी है, समझ गए ना? देखिए यस सर, एक पीरियोडिक टेबल के रफ आउटलाइन में आपके सामने बना रहा हूं। पीरियोडिक टेबल इज समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है। और यहां पे अलग से एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपको एक सेक्शन नजर आता है अलग से बना हुआ, और इसमें दो पीरियड्स होते हैं, ये और ये यहीं पे रखे गए होते हैं 4f के एलिमेंट्स और यहाँ 5f के एलिमेंट। दिस होल बॉटम में जो सेक्शन लगा हुआ है इस पूरे को f ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज दिस कि ये अलग से क्यों निकाल के रखा हुआ है, ऊपर वाले तीनों तो जुड़े हुए हैं आपस में। देखिए आपको ये याद है ना, अभी हमने रिसेंटली डी ब्लॉक पढ़ा, ये पूरा रीजन जो है सेंटर वाला, दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से ये 3D सीरीज होती है, ये 4D सीरीज होती है, ये 5D और ये 6D। क्या आप से मुझे कोई बता सकता है कि 3D 4D और 5D, ये जो 5D सीरीज है, देखो मैं इसके पहले लिख देता हूं, दिस 5D एंड दिस इज 6D। ये जो 5D सीरीज है, इस सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा होता है बताइए, मालूम है किसी को? लैंथेनम पहला एलिमेंट होता है, लैंथेनम। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 5D सीरीज इज लैंथेनम। और लैंथेनम के बाद आता है सीधे हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, ऐसे करके आगे तक मरकरी तक जाता है। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे मरकरी होता है। ठीक है, अभी आप सुनते रहे ना, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, लैंथेनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, ऐसे करके आगे तक आपको पूरी 5D सीरीज मिलेगी। इसी तरह से लैंथेनम के जस्ट नीचे 6D सीरीज का पहला एलिमेंट होता है एक्टिनियम। AC इज एक्टिनियम, और एक्टिनियम के अगला एलिमेंट होता है रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम सब लोग बताइए, दिस पीरियोडिक टेबल जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, दिस वाज गिवन बाय मोजले। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया था, तो नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोजले ने दिया था। और आप सब लोगों को मालूम है कि मोजले के इस पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करा हुआ था। ये मालूम है ना कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड हैं। Yes, यस sir. सर, Yes, sir. तो अब देखिए लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है, लैंथेनम का, इससे ऊपर देखो पहले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये 21, 22, 23, 24 इस तरह से चल रहा है। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो 57 होता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये नजर आ रहा है आपको क्लियरली बोर्ड पे? Yes, sir. दिस इज 57, मैंने लैंथेनम के ऊपर 57 लिखा है इसका एटॉमिक नंबर। तो बताइए अगर लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है, तो लैंथेनम के बाद आने वाले हैफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए था? 58. 58, 59 ऐसे होना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप देखेंगे लैंथेनम के जस्ट आगे जो हैफनियम रखा हुआ है ना, उसका एटॉमिक नंबर 72 होता है। ये 57 है और ये सीधे 72 है। 57 के बाद सीधे 72, यानी कि 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट गायब है बीच में से। ठीक है, यहां पे एक गैप है। ठीक है, जहां से 58 से लेके 71 तक के 14 एलिमेंट्स बीच में से मिसिंग हैं, जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहां होने चाहिए थे, लेकिन वो यहां नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनियम, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, और 89 के बाद रदरफोर्डियम 90 होना चाहिए था, लेकिन ये होता है 104। तो बेसिकली बीच में 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स मिसिंग है, यहां से भी 14 एलिमेंट गायब है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो 14 एलिमेंट यहां आने चाहिए थे, 14 यहां और 14 यहां, तो उन्हें एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहां रखा क्यों नहीं गया? वो इसलिए क्योंकि लैंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो प्रॉपर्टी होती हैं, वो डी ब्लॉक से मैच करती हैं। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी डी सबशेल में जाता है। उसके बाद जो हैफनियम रखा हुआ है हमने, वो भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, आगे तक के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन लैंथेनम और हैफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आ रहे थे ना, वो डी की कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहे थे, वो शो कर रहे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनियम और रदरफोर्ड के बीच में जो 14 एलिमेंट आ रहे थे, वो भी एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट कर रहे थे।
एक्टिनियम डी ब्लॉक होता है, रदरफोर्डियम भी डी ब्लॉक होता है, लेकिन बीच में एफ ब्लॉक आ रहा था। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये भी डी है, ये भी डी है और बीच में एफ आ रहा था। अगर हम उन्हें यहीं रख देते तो डी और एफ की मिक्सिंग हो जाती ना, पहले भी डी बाद में भी डी, डी के बीच में पेनिट्रेट कर जाता है एफ। जबकि पीरियोडिक टेबल को हमने इस तरह से क्लासिफाई करा हुआ है कि हम उसे 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में सेग्रीगेट कर सकें, ताकि हर ब्लॉक को पढ़ना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना चाहते थे पीरियोडिक टेबल को। तो देखिए, बेशक एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन एलिमेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो आगे पीछे वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे। लैंथनम डी ब्लॉक है, वो डी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है। हैफनियम, टैंटलम भी डी ब्लॉक है, लेकिन बीच में जो 14 एलिमेंट आ रहे थे वो एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट कर रहे थे, तो इसलिए उन्हें यहां से हटा के अलग से नीचे रख दिया गया। इसी तरह से एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बाद बीच में आने वाले जो एलिमेंट हैं, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक डी से नहीं बल्कि एफ से मैच कर रही थी, इसलिए उन्हें भी अलग से निकाल के रख दिया गया। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आई कि जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से यहां आने चाहिए थे, उन्हें यहां न रख के अलग इसलिए रख दिया गया ताकि डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की मिक्सिंग ना हो जाए। दूसरी चीज ये याद रखिए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो वो यहीं पे आने चाहिए, बेशक हमने उन्हें अलग रख दिया, लेकिन एज पर द एटॉमिक नंबर तो वो यहीं आने चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज है और ट्रांजिशन के बीच में लाई करते हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से। बेशक हमने उन्हें रखा नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो उनका ट्रांजिशन के बीच में ही लाई कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, 5D सीरीज का पहला एलिमेंट है लैंथनम, और लैंथनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट को हमने लैंथेनॉइड्स बोल दिया। लैंथनम के बाद आने वाले लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड मतलब पोस्ट लैंथनम, लैंथनम को फॉलो करते हैं वो। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा गया। तो इन्हें लैंथेनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डी ब्लॉक के लैंथनम को फॉलो करते हैं, और इन्हें एक्टिनॉइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये D6D सीरीज के एक्टिनाइड को फॉलो करते हैं, एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों बातें समझ में आई कि why the 4F and the 5F series elements are called lanthanoids and actinoids, क्योंकि वो लैंथनम और एक्टिनियम को फॉलो करते हैं। इन्हें अलग से पीरियोडिक टेबल के बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि वहीं पे रख देने से डी और एफ की मिक्सिंग हो जाती, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्योंकि ये ट्रांजिशन के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बताइए, आपको सारी डिटेल, सारी बातें समझ में आ गई? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? आपको वॉइस क्लियरली नहीं समझ में आ रही? क्लियर है। अर्पण, अर्पण आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो बताइए, आपको सारी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी उससे रिलेटेड? सर ईवा बोलिए। सर हम लोग फिर लैंथेनम को फिर लैंथेनॉइड्स में स्टडी करते हैं, मतलब 14 एलिमेंट्स उसमें स्टडी नहीं करते हैं। लैंथनम इज नॉट अ लैंथेनॉइड। अगर आप बुक में भी देखोगे ना, कहीं पे लैंथेनॉइड सीरीज का दे रखा है, आपको लैंथेनॉइड सीरीज दे रखी है, तो उस लैंथेनॉइड सीरीज के साथ में लैंथनम दिखा जरूर रखा होगा उन्होंने, लेकिन ऊपर हेडिंग में अलग से लिखा होगा लैंथनम एंड लैंथेनॉइड्स। लैंथनम को लैंथेनॉइड नहीं माना जाता। लैंथनम इज नॉट अ लैंथेनॉइड। लैंथनम को फॉलो करने वालों को लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। लैंथनम का आखिरी एलिमेंट डी में जाता है ईवा, इसलिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ओके सर। ठीक है, यस सर। इसी तरह से एक्टिनियम इज नॉट एन एक्टिनॉइड। एक्टिनियम को फॉलो करने वालों को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। सही है, बेशक अब देखो, कुछ नए पीरियोडिक टेबल आज की डेट में, कुछ नए पीरियोडिक टेबल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें यहां पे गैप दिखा रखा होगा। कुछ नए पीरियोडिक टेबल्स की बात कर रहा हूं, कुछ नए पीरियोडिक टेबल ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें यहाँ पे गैप दिखा रखा होगा, लैंथनम और एक्टिनियम यहाँ पे नहीं लिखे होंगे, यहाँ लिखे होंगे, और उन्हीं यहाँ पे 15 एलिमेंट्स लिखे गए होंगे, लेकिन 15 तो नहीं आ सकते ना, एफ ब्लॉक में 14 ही आते हैं। ठीक है, तो बस ये दिखाने के लिए कि इसके कॉन्टिन्यूएशन में है, इसको फॉलो करते हैं, इसलिए लैंथनम यहाँ पे लिख दिया जाता है। बट लैंथनम एक लैंथेनॉइड नहीं है और एक्टिनियम एक एक्टिनॉइड नहीं है। उनको फॉलो करने वालों को लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कहा जाता है। ओके सर। बाकी इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड क्यों बोल रहे हैं, और इन्हें अलग से निकाल के क्यों रखा गया है, ये तीनों बातें समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। आप देखिए, हमें जो भी मेन स्टडी करनी है ना एफ ब्लॉक के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ 4F सीरीज को लेकर करनी है, लैंथेनॉइड सीरीज।
क्योंकि 5f सीरीज के 14 एलिमेंट, ऑल द 14 एलिमेंट ऑफ द 5f सीरीज आर हाईली अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। 14 के 14 एलिमेंट्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। उनके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नोन ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकल जाती हैं। तो हमें एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें जो कुछ पढ़ना है लैंथेनॉइड सीरीज के बारे में पढ़ना है। इसके एलिमेंट्स स्टेबल भी होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव भी होते हैं। बस एक लैंथेनॉइड एलिमेंट है, 14 में से एक लैंथेनॉइड है जो रेडियो एक्टिव है, अदरवाइज रिमेनिंग 13 नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास नोन है। तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे 4f सीरीज लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं आपके सामने 4f सीरीज बना रहा हूं पूरी। 4f सीरीज के एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं, और उनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम f ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे पहले तो मैं 4f सीरीज बनाने जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। F series, the lanthanoids. पहले तो ये बताइए आप लोगों को याद है 4f सीरीज या नहीं? आप में से किसको याद है 4f सीरीज पूरी? 11th क्लास से आपसे बोला जा रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल याद करना मस्ट है आपके। हाँ ईवा कुछ कह रहे हैं? सर जो सीरियम से स्टार्ट होता है वो ना? हाँ सीरियम से। हाँ सर याद है। तो सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, लुटीशियम। एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपको क्या नाम बताया? सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम, लुटीशियम। क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताइए, आपको एक्चुअली में मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है या गूंज रही है आवाज, एको हो रही है आवाज में? सर सही सुनाई दे रही है। क्लियर है मेरी सर। साइड कट कट के आ रही है सर काफी। देखिए मेरा ये रूम खाली है, ये हॉल पूरा खाली है, दरवाजा भी मैंने बंद कर रखा है, तो मेरे को तो यहाँ पे आवाज बहुत गूंज रही है, बहुत ज्यादा एको हो रही है। तो मैं बस ये चाहता हूँ आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। और जिन लोगों को ब्रेक हो रही है वॉइस, वो फिर उनके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, वो या तो दोबारा से रिकनेक्ट कर देख लीजिए। बट अगर कुछ भी लोगों को क्लियर आ रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ से सही जा रहे हैं सिग्नल्स। बताइए क्लियर है ना? सर हाँ जी दिशा। सर एक बार वो रेडियो एक्टिव वाला जो आपने बताया था वो एक बार बता दो। वो क्या बताऊं, दोबारा से बोलिए। सर वो आपने बताया था ना रेडियो एक्टिव वाला जो अभी बोला था, वो वाला मेरा ना मिस हो गया था। मैंने ये बोला था कि 5f सीरीज के 14 एलिमेंट ना रेडियो एक्टिव होते हैं 5f सीरीज के। तो 5f सीरीज के सारे ही एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं और अनस्टेबल हैं, इसलिए हमारे पास उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नोन नहीं है। हम 5f सीरीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक्टिनॉइड्स के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, हम सिर्फ लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज के ये एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। हाँ बस एक एलिमेंट होता है 5f सीरीज में जो रेडियो एक्टिव होता है, एंड दैट इज प्रोमीथियम। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, अदरवाइज सारे स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है दिशा? यस। अब देखिए इनके एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं 58 से लेके 71 तक। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। There are certain exceptions in the configuration जो आपको कंसेप्ट के साथ समझने हैं।
देखिए अभी अभी मैंने आपको नियोडायमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दी थी, दिस इज नियोडायमियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी थी और कॉन्फ़िगरेशन आई थी 6s2 4f4, ये आई थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर नियोडायमियम 6s2 4f4 है तो इससे 2 स्टेप पीछे जाइए, सीरियम क्या होना चाहिए? बोलिए, मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, बताइए। सर 6s2 5d1 4f1। दोबारा बोलिए। 6s2 5d1 4f1। इवा, यस जो आप कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस हिसाब से होनी क्या चाहिए थी? अच्छा, इस हिसाब से तो फिर 6s2 4f2। हाँ, अब देखो मैं बताऊंगा आपको रीजन। होनी तो ये चाहिए 6s2 4f2, या अगर आप इस स्पाइरल डायग्राम को फॉलो करते हुए लिखोगे ना तो आप सब लोगों का 6s2 4f2 आएगा तो ये, लेकिन लिखा ऐसे नहीं जाता। इवा आप बता सकते हो जो आपने कॉन्फ़िगरेशन बोली वो कैसे हो गई? सर मैंने याद कर ली थी तो मेरे को याद है, मतलब ऐसे रीजन नहीं पता। मैं बता याद कर ली। मैं बताता हूं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन एज पर द अबव प्रिंसिपल जब आप 1s2 2s2 करके लिखेंगे ना तो सबका यही आएगा 6s2 4f2, लेकिन हम यहाँ पे एक टेम्परेरी चेंज कर देते हैं। आप बताइए कि अगर हम इसे 6s2 4f2 ही लिखा हुआ छोड़ देंगे, अगर मान लीजिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते, तो जो भी पर्सन इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा, कोई भी नया ऑब्जर्वर अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते ही उसके माइंड में ये इंप्रेशन जाएगा कि सीरियम एफ ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट है। ऐसा लग रहा है इसे देख के कि इट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द एफ ब्लॉक, क्योंकि कोई 4f1 भी होना चाहिए, लेकिन कोई 4f1 नहीं होता। ठीक है, ये सीरियम खुद एक पहला एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और in order to represent it as the first F block element, in order to depict it as the first F block element, हम क्या करते हैं, टेम्परेरीली 4f का एक इलेक्ट्रॉन अगली वाली सबशेल में जंप करवा देते हैं। अब आप यहां पे देखिए कि 4f के बाद क्या आता है, क्या आ रहा है 4f के बाद? 5D। 5D। तो हम क्या करते हैं, 4f का एक इलेक्ट्रॉन आगे टेम्परेरीली जंप करवा देते हैं, इसे दिखाते हैं 4f1 5d1, ताकि ये 4f1 हमने इसलिए रिप्रेजेंट करा ताकि ये भी देखने में भी लगे कि ये पहला एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये दूसरा एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। समझ रहे हैं? तो इन ऑर्डर टू डिपिक्ट इट एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एफ सीरीज, हम इसे 4f1 लिखना चाहते हैं, इसीलिए हमने 4s का एक इलेक्ट्रॉन आगे 5d में भेज दिया। ये जो आगे भेजा गया ये किसी स्टेबिलिटी की वजह से नहीं भेजा गया, किसी हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड को अटेन करने के लिए नहीं भेजा गया, जस्ट इसलिए भेजा गया ताकि 4f1 देखकर ये इंप्रेशन आए किसी के भी माइंड में कि दिस इज द फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज नॉट द सेकंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बताइए ये पहले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर अब आगे के एलिमेंट्स में ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। अब आप देखते जाइएगा, बीच में कुछ और भी एक्सेप्शंस आएंगे। देखिए एक तो ये वापस आ जाएगा और एक और बढ़ जाएगा, तो 6s2 4f3, फिर ये 6s2 4f4, फिर ये 6s2 4f5, ये 6s2 4f6, ये क्या होगा बताइए? 6s2 4f7 6s2 4f7, ये क्या होगा दिशा? 6s2 4f8 नहीं, देखिए 6s2 4f7 5d1। अब यहाँ पे फिर से हम इसे 4f8 नहीं बनाएंगे, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देंगे इन ऑर्डर टू कीप इट हाफ फिल्ड। 4f7 हाफ फिल्ड होता है ना, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस मोर स्टेबल होती हैं, इसलिए हमने इसे 4f8 नहीं लिखा, इसे हाफ फिल्ड बना रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया। ये बात समझ में आई एक्सेप्शन? यस सर Yes, sir. जैसे हम क्रोमियम और कॉपर में करा करते थे वही हमने यहाँ पे भी करा। अब इससे अगले वाले में ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और एक और बढ़ जाएगा, तो अगला वाला हो जाएगा 6s2 4f9, फिर 6s2 4f10, 6s2 4f11, 6s2 4f12,
6s2 4f13, 6s2 4f14, और क्योंकि 4f14 पूरा भर गया तो अगले वाले में 6s2 4f14 5d1, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है। देखो ये मत सोचना कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर गया तो ये डी ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट ही है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज एफ से मैच करती है, ठीक है। हम प्रॉपर्टी वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में तो एक्सेप्शन आ सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी जिससे मैच करती है हम वहीं पे उसे रखते हैं। अब जैसे हीलियम है, हीलियम की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 होती है, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है लेकिन हम उसे s ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी ना मानते हैं, हम उसे p ब्लॉक एलिमेंट मानते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज p से मैच करती हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी वाइज ये f ब्लॉक एलिमेंट है, बेशक इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन d में गया, सही है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक। पहले बताइए कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ जी, सर एक बार 66 वाले एलिमेंट का नाम बता दो। डिस्प्रोसियम। सर वो 4 लिखा है डी के सबस्क्रिप्ट में। अरे 4 कैसे हो सकता है, y है y। अच्छा वही मैं सोच रही। ठीक है, अच्छा ये बता सकते हो कोई मुझे ये बता सकता है स्कैंडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? येट्रियम। येट्रियम। तो ऑन्ड्रिला इसका नाम बता सकते हो क्या होता है? येटरबियम। येटरबियम। देखिए y इज येटरियम एंड yb इज येटरबियम, सो दे आर काफी सिमिलर होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, येटरियम एंड येटरबियम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, y इज येटरियम एंड yb इज येटरबियम, ये y लिखा है मैंने, ठीक है। सो yb इज येटरबियम f ब्लॉक एलिमेंट। तो बताइए इसको देख के व्हाट शैल बी द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक? कौन बताएगा, हैंड रेज करिए। f ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर हम 62 वाले को 6x1 4f7 में तो लिख सकते थे। दोबारा बोलिए। 62 एलिमेंट को 6s1 4f7। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुषार आपने, और भी सब लोग देखिए। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने इस वाले को 62 समैरियम को हाफ फील्ड बनाने के लिए 6s का इलेक्ट्रॉन 4f में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया? क्या कोई बता सकता है? देखिए जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तुषार, आप ये बताइए क्या 6 और 4 के बीच में एक और शेल होती है? यस सर। कौन सी? 5। यस सर। 6 और 4 के बीच में 5 शेल भी है ना। आप बोल रहे हैं कि 2 शेल का जंप करवा दो इलेक्ट्रॉन को। देखिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ एडजेसेंट शेल्स में ही जंप कर सकता है, अगर बीच में एक शेल छोड़ के उससे भी आगे वाली शेल में जंप करवाएंगे तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। 6s और 4f के बीच में डिफरेंस है, उनके बीच में एक शेल और आ रही है 5, तो 2 शेल्स का जंप कभी भी नहीं करता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक सिंगल शेल का जंप कर सकता है, एनर्जेटिकली एक सिंगल शेल का जंप ही फेवरेबल होता है, 2 शेल्स का जंप एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता तुषार। ओके सर, आ गया। हाँ तो देखिए कुछ हैंड रेज हुए हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। श्रिंकल आप बताइए। सर NS2 N-2 F 0 to 14 and N-1 D 0 to 1। कॉन्फ़िगरेशन तो सही बोली है, असेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा गलत लगाया आपने, लेकिन एनीवेज वो कंसिडरेबल होगा। अर्पण आप बताइए। अर्पण माइक ऑन हो गया, आवाज नहीं आई लेकिन। S2 N-1 D 0 to 1 N-2 F 1 to 14। देशा आपका भी यही है या कुछ डिफरेंट? यस सर यही है। देखिए NS2, आप देखिए 6s में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 1 नहीं है, तो सीधे हम 2 कंसीडर करते हैं NS2।
n-1 d 0 या 1। आप देखो इसमें 5d1 है, इसमें 5d1 है, इसमें 5d1 है और बीच में 5d है ही नहीं, यानी कि 5d 0 है। ठीक है, 5d1 फिर ये 5d 0, 5d1 फिर ये 5d 0 फिर ये 5d1। तो n-1 d में या तो 0 आएगा या 1 आएगा और n-2 f में 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है। ये दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द f ब्लॉक। ये सिर्फ लैंथेनॉइड्स पे नहीं, एक्टिनॉइड पे भी एप्लीकेबल है। तो पूरी f ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ये भी समझ में आ गई? Yes, sir. सर अब देखिए, अब हम मेन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर कार्तिक कुछ कह रहे हो? सर इसमें n की वैल्यू 6 और 7 होगी ना सिर्फ? हाँ, n की वैल्यू या तो 6 होगी या 7 होगी। ओके सर। देखिए, अब हम मेन चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लैंथेनॉइड्स के बारे में हमें सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। एक तो हमें पढ़नी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लैंथेनॉइड सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मेनली आपको याद रखना है लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा हमें पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि दोनों ही टॉपिक्स हमारे अभी खत्म हो जाएं। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आप मुझे बता सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब तो आपको मालूम है कि कोई भी एलिमेंट जब केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करता है और उसकी वजह से जो चार्ज आ जाता है उस चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल मेटल्स, इसमें कोई नॉन मेटल नहीं है, कोई मेटलॉइड नहीं है, ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये कैसे पता चलता है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? बताइए, कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितने बहुत इजीली और एनर्जेटिकली लूज करे जा सकते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी। मतलब मिताली, पहले आप बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या कहना चाहते हैं? इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास 1 है, कौन सा वैलेंस मानोगे आप? पहले तो ये बताओ इनमें से कौन सा वैलेंस है? सिर्फ 4f ही लेंगे। नहीं, वैलेंस तो आप उसे बोलते हो ना जो सबसे बाहर होता है, 6। यस सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप मिताली क्या कह रही हो? सर जनरली तो ऐसे ही करते हैं कि मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब वहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जनरली बेसिकली क्या होता है, अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हो ना, नॉन मेटल्स ऑफ द पी ब्लॉक, तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन को देख के डिसाइड कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए और क्या करना है, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक में और इनमें हम ऑक्टेट नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं। मेटल्स के केस में कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम इट, कितने इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से लूज हो जाएंगे, ये डिपेंड करता है इन एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज पे। आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स पढ़े थे। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 2 टाइप के इलेक्ट्रो पोटेंशियल थे, टेंडेंसी टू लूज और टेंडेंसी टू गेन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी हम लो रिडक्शन पोटेंशियल ही बोला करते थे, तो हम सबको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख के ही ये डिसाइड करा जाता था कि वो कितने लूज कर सकता है या कितने गेन कर सकता है। तो अगर आगे से कोई आपसे पूछे ना कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप ये बोलेंगे ये उन एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, सही है। और उसी बेसिस पे हमने जब इन लैंथेनॉइड सीरीज की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज एनालाइज करी, तो हमें ये पता चला कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे ऑल कैन इजीली लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से लूज कर सकते हैं। मोरओवर मैंने आपको बताया ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव,
तो ये अर्थ क्रस्ट में से हमें मिनरल्स और ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में इनके जितने भी कंपाउंड्स हमें मिले उनमें भी हमने देखा ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, ठीक है। तो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लैंथेनॉइड मेंबर। 14 के 14 लैंथेनॉइड्स के लिए +3 सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +3 आप कॉन्फ़िगरेशन को देख के डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कैसे आई +3, ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे एनालाइज करी गई है। On the basis of the values of the standard reduction potential, all these lanthanoids are known to exhibit the most common and the most stable oxidation state of +3. लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी भी हैं जो हम खुद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर एनालाइज कर सकते हैं, तो वो वाली भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन +3 कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट नहीं है, +3 रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंडेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल 4f elements, they are known to exhibit the most common and the most stable oxidation states of +3. मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ये +3 किस चीज के बेसिस पे एनालाइज करी गई है? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के बेसिस पे देखा गया कि ये सब 3 इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली और एनर्जेटिकली फेवरेबल तरीके से लूज कर सकते हैं। सो द मोस्ट कॉमन and the most stable oxidation state for all lanthanoids is +3. However, देखो एक बार फिर से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट स्टेबल। +3 मोस्ट कॉमन भी है, मोस्ट कॉमन से हमारा मतलब है इनके ज्यादातर कंपाउंड आपको +3 में मिलेंगे, और मोस्ट स्टेबल भी है, इनकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो आप देखेंगे इनकी मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे पता लगाई। लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी भी हैं जो ये अपने आप को हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड या एम्प्टी बनाने के लिए अटेन कर लेते हैं। ध्यान से देखना, कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको बता रहा हूं। सबसे पहला केस सीरियम का देखो, मुझे ये बताइए कि सीरियम अगर +3 में जाएगा, +3 में, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी? सीरियम +3, हाँ बोलो। 4f1 6s0 5d0 4f1, ये हो जाएगी ना? yes sir. लेकिन ये याद रखिए कि अगर ये 4f का इलेक्ट्रॉन भी लूज हो जाता तो ये सारी सबशेल्स एम्प्टी हो जाती, और एम्प्टी सबशेल्स भी सिमेट्रिकल होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, इसलिए वो भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, यस सर, याद है कि नहीं? जस्ट लाइक द हाफ फिल्ड एंड द कंप्लीटली फिल्ड, इवन द एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशंस आर कंसीडर्ड टू बी स्टेबल। यस सर, बाकी सब लोग भी बताइए ना, सबको याद आ रहा है कि नहीं? yes sir. यस सर, तो ये याद रखिए, इन ऑर्डर टू अटेन दैट एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन, अपनी सारी सबशेल्स को एम्प्टी अटेन करने के प्रोसेस में सीरियम +4 में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ये +4 में चला जाएगा तो 6s0 5d0 4f0 हो जाएगा। तो सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो +3 के साथ साथ +4 भी शो कर सकता है। सुनते जाइएगा मेरी बात, पहले पूरी बात सुनिए, फिर मैं आपके और कोई डाउट आएंगे तो वो भी क्लियर कर दूंगा। तो +3 is the most common and the most stable oxidation state on the basis of the reduction potential, but on the basis of the half filled, completely filled and empty configuration, सीरियम +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। कुछ कंपाउंड आपको उसके सीरियम के +4 वाले भी मिल जाएंगे। अब सीरियम के अलावा आप देखो प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यहां तक कोई एलिमेंट वेरिएबिलिटी नहीं शो करेगा, ये सब +3 ही करेंगे। फिर उसके बाद सीधे यूरोपियम पे आइए। यूरोपियम देखिए, यूरोपियम में अगर सिर्फ 6s का 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, सिर्फ 6s के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो 4f7 हाफ फिल्ड बचेगा कि नहीं? yes sir. यस सर, तो यूरोपियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, क्योंकि यूरोपियम +2 में 6s0 4f7 हो जाता है, दिस इज हाफ फिल्ड, ठीक है। तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को हाफ फिल्ड बनाने के प्रोसेस में यूरोपियम के कुछ कंपाउंड में आपको +2 भी नजर आएगी। तो +3 तो करता ही करता है,
लेकिन +3 के अलावा कॉन्फ़िगरेशनल स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए +2 भी शो कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए आप टर्बियम में, टर्बियम Tb। देखिए अगर ये 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और 4f के भी 2 निकाल दे, 2 यहां से 2 यहां से, तो ये 4f7 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो 2 यहां से 2 यहां से निकालने पे ये +4 में चला जाएगा। तो टर्बियम +4 6s0 4f7 हो जाता है। तो ये भी अपने आप को हाफ फिल्ड बनाने के लिए +3 के अलावा +4 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? उसके अलावा इनमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं होगी। फिर ये यटरबियम में आ जाइए। यटरबियम में सिर्फ 6s के 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाएं तो ये 4f14 कंप्लीटली फिल्ड बचेगा। तो कंप्लीटली फिल्ड अटेन करने के लिए +2 भी शो करेगा। यटरबियम +2 6s0 4f14 हो जाता है। 6s0 4f14। तो ये याद रखिएगा, लैंथेनॉइड्स में द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, जो परमानेंटली स्टेबल है। लेकिन बिसाइड्स +3 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो टेम्परेरीली अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टेबल बनाने के लिए +2 या +4 शो कर सकते हैं। लेकिन even these +2 and +4 are not very stable। ये +2 और +4 भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। सबसे ज्यादा स्टेबल तो +3 ही होती है। तो सीरियम बेशक +4 में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, इसके कंपाउंड्स अनस्टेबल होंगे। सीरियम +4 से इमीडिएटली +3 में जाना चाहेगा। इसी तरह से ये +2 में एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं करेगा, अनस्टेबल होगा। +2 से हमेशा +3 में चले जाना चाहेगा। ये भी +4 एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म ये +3 में ही होना चाहेगा। तो देखिए 4 एलिमेंट ऐसे हैं, सीरियम, यूरोपियम, टर्बियम और यटरबियम, जो +3 के अलावा टेम्परेरीली कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट शो जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो ज्यादा स्टेबल तो +3 ही है। तो इसलिए ये +4 या +2 से भी +3 में ही जाना चाहते हैं। भले बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? Clear है, sir. सब लोग बताइए। यस सर। यस Yes. तो देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सीरियम +4 एंड Tb +4 are good oxidizing agents। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि why सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 कंपाउंड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सीरियम के +4 और टर्बियम के +4 कंपाउंड बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? तो आप ये बताएंगे, सीरियम +4 एंड टर्बियम +4 tends to transform into more stable +3 oxidation state। ये +4 से +3 में जाना चाहेगा, ये भी +4 से +3 में जाना चाहेगा, और +4 से +3 में जाने के लिए ये दूसरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और अगर इसने दूसरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा कि नहीं? Yes, sir. तो Ce+4 and Tb+4 are good oxidizing agents because they tends to transform into more stable +3 oxidation state by gaining one electron from other elements। So ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसी तरह से Eu+2 and Yb+2, ये वाले दोनों कंपाउंड्स Eu+2 and Yb+2, they are good reducing agents। भाई इनकी भी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है ना, तो ये +2 से +3 में जाना चाहेंगे, और जब ये +2 से +3 में जाना चाहेंगे तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, और जब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो इनका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को जाके रिड्यूस कर देगा। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है? तो Eu2+ and Yb2+ are good reducing agents because they tends to transform into more stable +3 oxidation state by losing one electron। And Ce+4 and Tb+4 are good oxidizing agents because they gain an electron from other elements and they tends to transform into +3। बताइए ये बात समझ में आई है? मैं दोबारा बताऊं? आ गई सर। आ गया, sir. आ गई सर। सबको आ गया ना? यस सर।
नैना, निखिल, विशिष्टा, यस सर। ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप मुझे बताइए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या नहीं करते, डू दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो? यस। Yes. नो। देखिए वेरिएबिलिटी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। वेरिएबिलिटी बोलते हैं जब एक से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। स्टेबल, स्टेबल तो इनकी एक ही है ना। आप देखिए +3 इज द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये बीच वाले एलिमेंट तो वेरिएबिलिटी शो ही नहीं कर रहे, ये कर रहा है लेकिन वो अनस्टेबल है, जाना वो +3 में ही चाहता है। तो दे हैव ओनली सिंगल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो लैंथेनाइड्स आर नॉट नोन टू एक्सिबिट एनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ देर के लिए 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो +4 +2 में चले जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर के लिए रहेंगे वो वहां, ज्यादा तो वो +3 में ही रहना चाहेंगे। तो स्कैंडियम में भी मैंने आपको यही क्वेश्चन बताया था डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में हमने क्वेश्चन करा था स्कैंडियम डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां पे भी मैंने बताया था वेरिएबिलिटी हम तब मानते हैं जब एक से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। यहाँ पे तो बस एक ही स्टेबल है, दूसरी वाली तो अनस्टेबल है, तो वेरिएबिलिटी नहीं माना जाएगा इसे। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. फिर बताइए, क्या लैंथेनाइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट करते हैं? No. नो सर। नहीं No, करते। sir. दे हैव द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल लैंथेनाइड्स इज +3, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अनलाइक लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स आर नोन टू एक्सिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ ओरली सुनना है आपने, ध्यान से सुनिए, हमें यहाँ पे कोई एक्टिनॉइड बनाने की जरूरत नहीं है। लैंथेनॉइड के अनलाइक एक्टिनॉइड्स में ये देखा गया है कि एक्टिनॉइड एक मोर वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट कर सकते हैं। एक्टिनॉइड्स में भी +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सभी फैमिली मेंबर शो करेंगे। एक्टिनॉइड्स की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे एक्टिनॉइड एलिमेंट ऐसे हैं जो +3 के साथ साथ +4, +5, +6, +7 तक भी चले जाते हैं। देयर आर सर्टेन एक्टिनॉइड एलिमेंट्स जो +3 के साथ साथ +4, +5, +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्सिबिट कर देते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनलाइक लैंथेनॉइड्स, व्हाई डू एक्टिनॉइड्स एक्सिबिट अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्टिनॉइड में एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एक्सिबिटेड होती है? तो वहां पे आप वही डी ब्लॉक वाला रीजन बताओगे। आप में ये एक्टिनॉइड सीरीज के लिए बताओगे कि एक्टिनॉइड सीरीज में अलोंग विद द वैलेंस 5f इलेक्ट्रॉन्स, एक्टिनॉइड्स की बात कर रहा हूं, अलोंग विद द वैलेंस 5f electrons, the inner 6d and 7s electrons can also take part in chemical bonding because of their nearly similar energy. Actinoid की आखिरी 3 शेल्स कौन सी होगी? 6s 7s होगी, 7s के पहले 6d होगी और फिर 5f होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5f है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ 5f के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनमें देखा गया है कि 5f के साथ साथ 6d और 7s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों की नियरली सिमिलर एनर्जी होती है। तो एक्टिनॉइड्स में ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए है बिकॉज इन एक्टिनॉइड्स along with the valence 5f electrons, the inner 6d and the 7s electrons can also take part in chemical bonding because of their nearly similar energy. बताइए ये बात याद रख पाएंगे आप? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स के बारे में सिर्फ इतनी सी बात पढ़नी है आपको, पूरी एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना। दिस इज द ओनली थिंग जो एक्टिनॉइड से रिलेटेड पूछी जा सकती है कि एक्टिनॉइड में ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों देखी गई है। उनमें सिर्फ 5f के नहीं बल्कि 6d और 7s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों की नियरली सिमिलर एनर्जी होती है, लेकिन ऐसा लैंथेनॉइड्स में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट कंफर्म हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, मैं बोल रहा हूं। सब लोगों का रजिस्टर रेडी है? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन What is lanthanide contraction? What is lanthanide contraction के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, फिर उसी के आगे लिखिए
What are its causes and consequences? What are its causes and consequences? What are its causes and consequences? Causes and consequences. तो ये एफ ब्लॉक से रिलेटेड हमारा आखिरी टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों के साथ स्कूल में भी डिस्कस करा गया होगा। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा। कोई हैंड रेज करेगा, कोई किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? अंशुल, अंशुल त्यागी, अर्पण आपको मालूम है? नो सर। गर्विता, नो सर। किसी को मालूम है? किसी को भी? हार्दिक, ईवा? नो सर। नो सर। देखो ध्यान से सुनिएगा, सुनना ध्यान से सब लोग। ये जो लैंथेनॉइड सीरीज है मैंने आपके सामने वर्टिकली बना रखी है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो ये हॉरिजॉन्टली होती है। तो मैं एक बार इस सीरीज के एलिमेंट हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं आपके सामने। देखिए, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डेस्प्रोसियम, हॉल्मियम, आर्बियम, थूलियम, यटरबियम, लुटीशियम। मैंने थोड़ा पास लिख दिए, बट ये 14 एलिमेंट्स मैंने आपके सामने हॉरिजॉन्टली बनाए हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, क्या इस सीरीज में आगे जाने पे साइज रेगुलरली छोटा होता था? नो सर। नहीं होता। इनफैक्ट बस यहां तक छोटा होता था, क्रोमियम तक, और क्रोमियम के बाद सब कांस्टेंट हो जाते थे, जिंक बड़ा हो जाता था। तो किसी को याद है क्रोमियम ऑनवर्ड साइज कांस्टेंट क्यों हो जाता था? एक बार मैं बोल दिया, अगर ये देखिए ये सब पढ़ाने के बाद ही तो पूछ रहा हूं मैं। अंजलि बताओ, क्रोमियम के बाद साइज कांस्टेंट क्यों हो जाता था? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। थोड़ा सा डिटेल में समझाओ क्या होता था। सर वो उस डी के इलेक्ट्रॉन्स, एक तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता था और वो न्यूक्लियर फोर्स बाहर जाने से न्यूक्लियर फोर्स को रोकते थे। देखो मैं बताता हूं, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो हम वैलेंस शेल में नहीं भर रहे थे, अंदर वाली शेल में, पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। और जब पेनल्टीमेट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आने लगते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जाने से रोकता है। ठीक है, तो साइज उतना इफेक्टिवली छोटा नहीं हो पाता। याद आया सबको? यस सर। वही चीज, जो चीज डी ब्लॉक में हुई, एग्जैक्टली वही चीज हम एफ ब्लॉक में एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहां पे भी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे भी आखिरी इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल में नहीं जा रहा, बल्कि एंटी पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है। आप टाइम हो गया क्या? इतने सारे बच्चे छोड़ के कैसे चले गए? अच्छा चलिए, टाइम हो गया आपका। देखिए 5-6 बच्चे छोड़ के चले गए। हम कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए, कल सुबह अगर आपका ऑफ है तो मैं 2 घंटे की क्लास लेना चाह रहा हूं। यस सर, कल ऑफ है। सर सबका कितना? सबका यस सर सर। कल मेरा पेपर है। पेपर है रिया? कितने बजे? सर 8 से 9। तो अपने नॉर्मल टाइम पे तो क्लास रख लेना 7:50 तक। यस सर। चलिए फिर आपकी कल सुबह वही वाली क्लास है, लेकिन इस बार संडे को भी रख लूंगा मैं। हमें बायोमोलिक्यूल मंडे तक खत्म करना है, ठीक है? सर हाँ जी। सर ये वाले जो मेटल्स होते हैं इनका क्या यूज होता है सर? लैंथोनाइड्स का यस सर। एंड में यूज भी करवाऊंगा मैं आपको इसका।
अच्छा ओके सर। यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स आते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स, मैं बताऊंगा आपको। अलॉयज बनाने के काम आते हैं, वेरियस टाइप की स्टील्स, और उन स्टील्स की जो इनसे बनने वाली स्टील होती है ना, उनकी बुलेट्स बनती हैं, जो पिस्टल में डालने वाली बुलेट्स होती हैं, और शेल्स बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। चलिए कल सुबह ज्वाइन करते हैं 7 to 7:50।